नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 8 का जो पहला क्वेश्चन है कि पहले सिख गुरु कौन थे। तो अगर बात करें पहले सिख गुरु की, तो पहले सिख गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। तो श्री गुरु नानक देव जी जो है वो क्या थे, पहले सिख गुरु थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें गुरु नानक देव जी की, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1469 से 1539। तो याद रखना, इनका टाइम पीरियड बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो श्री गुरु नानक देव जी का जो टाइम पीरियड था वो 1469 से 1539 तक था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सिख धर्म के जो पहले गुरु थे वो आपके कौन थे। गुरु नानक देव जी थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कहाँ पर जन्म हुआ, तो इनका जन्म तलवंडी नामक स्थान जो कि ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। तो तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में क्या हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें गुरु नानक देव जी के पिता की, तो इनके पिता का नाम था मेहता कालू। टेट में एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गुरु नानक देव जी है इनके पिता का नाम क्या था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी और इनके पिता का नाम था मेहता कालू। दोनों ही बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। हर एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, बात करें अगर आप भी एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो और आप भी टेट अपना नवंबर में क्लियर करना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि जो क्लास आपको लाइव मिलेगी उसको आप कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप कभी भी किसी भी समय हमारी क्लासेस को देख सकते हो। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें यहाँ पे ऑप्शन में दिया है श्री गुरु अर्जन देव। अगर बात करें श्री गुरु अर्जन देव की, तो ये कौन थे, तो ये सिख धर्म के पांचवें गुरु। कौन से नंबर के, याद रखना है, सिख धर्म के पांचवें नंबर के जो गुरु थे वो ऑप्शन में हम हर एक चीज़ देखने वाले हैं। तो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव। इस बात को आपने याद रखना है। इनकी बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1581 से 1606 ईस्वी तक था। ये क्वेश्चन इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया था, सिख धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों के किस गुरु के द्वारा आदि ग्रंथ की स्थापना की गई थी, तो आदि ग्रंथ की जो स्थापना है वो गुरु अर्जन देव के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा ही जो है वो हरमिंदर साहिब, जो आपका गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में जो है, वहाँ पर जो है वो क्या है, एक मंदिर बनाया गया था जिसका नाम आपका गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। हरमिंदर साहिब का जो निर्माण है वो किस सिख गुरु जी के द्वारा करवाया गया था, तो बोलेंगे गुरु अर्जन देव जी के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो वो भी कौन थे, गुरु अर्जन देव थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में है गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के कौन से गुरु थे। तो अगर गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर जो है वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। कौन थे, सिख धर्म के 9th नंबर के गुरु थे। इस बात को आपने याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने एक शहर, एक नगर की स्थापना की थी, आनंदपुर साहिब। तो आनंदपुर साहिब नगर की जो स्थापना है वो श्री गुरु तेग बहादुर के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इनका स्वभाव जो था एक तपस्वी स्वभाव था, इसीलिए इनको त्यागमल भी कहा जाता था। तो किस गुरु को त्यागमल की उपाधि या त्यागमल के नाम से भी जाना जाता था। तो इनका स्वभाव जो है वो तपस्वी स्वभाव के कारण इनको त्यागमल भी कहा जाता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं। सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु कौन है, तो बोलेंगे गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इनका जन्म जो है वो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। तो पटना में जो है वो 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की, तो इन्होंने क्या किया था 1699 में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना। तो इनके द्वारा जो है वो क्या किया गया था, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और एक प्रणाली इन्होंने लाई थी, पाहुल प्रणाली। तो पाहुल प्रणाली किस सिख गुरु के द्वारा लाई गई थी। ऐसे क्वेश्चन टेट में धीरे धीरे
पूछे जा रहे हैं पेपर को टफ करने के लिए। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है। इन्होंने ही सिखों के लिए 5 कंकार अनिवार्य कर दिए थे। 5 कंकार बोले तो जैसे कि सिख धर्म में जो जैसे केश हो गया, कंगा हो गया, कृपाण हो गया, आपका कड़ा हो गया, तो ऐसे 5 कंकार इन्होंने कहे थे। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका जन्म पटना में हुआ था। सिख धर्म के अंतिम गुरु और 10वें नंबर के गुरु थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो अगर बात करें भारत में मुगल वंश के संस्थापक की, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अच्छा, बाबर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसने भारत में जो मुगल वंश की जो नींव रखी थी वो पानीपत के पहले युद्ध के बाद रखी थी। बहुत ही डिटेल से हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसीलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहे। तो भारत में मुगल वंश की जो नींव रखी थी वो बाबर के द्वारा रखी गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बाबर जो है वो मुगल वंश के क्या थे? संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। तो इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ पर हुआ था? फरगना, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में, वहाँ पर हुआ था। इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? तो इनको जो भारत में जो है वो, ये जब भारत में आए तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या लड़ा बाबर में? कैसे बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी? तो इन्होंने सबसे पहले लड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? लोधी वंश के अंतिम राजा कौन थे? इब्राहिम लोधी। सीधा क्वेश्चन आता है, लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ी जाता है पानीपत का पहला युद्ध। कब लड़ा गया? तो याद रखना है 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को क्या लड़ा गया? पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, जो कि इस युद्ध में क्या होता है? लोधी वंश की अंतिम राजा इब्राहिम लोधी की क्या होती है? हार होती है, और बाबर की क्या होती है? जीत होती है। अच्छा, बात करें बाबर की, तो बाबर का एक बार टेट में अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल में आ रहे कि बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था शेख मिर्जा। क्या नाम था? शेख मिर्जा। और अगर बाबर की माता का माता का नाम की बात करता हूँ तो क्या था? निगार खान। तो इसकी माँ का नाम था कुतलुग निगार खान और पिता का नाम था शेख मिर्जा। अच्छा, बाबर ने भारत में बहुत सारे युद्ध लड़े थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके सारे के सारे युद्ध देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक ट्रिक आपको दे रहा हूँ बाबर की युद्धों की। 1526 में इसने क्या किया? तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526। उसके बाद इसने लड़ा 1527 में खानवा का युद्ध। तो 27 में खाना खाया, तो बोलेंगे खानवा का युद्ध। 1527 में बाबर और राणा सांगा। और सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बाबर ने जब खानवा का युद्ध जीता तो खानवा के युद्ध को जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? तो किस युद्ध को जीतने के बाद या खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जो उपाधि धारण की तो वो की थी गाजी की उपाधि। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद बाबर पहले पानी पिया, फिर खाना खाया। 28 में कहाँ गया? चल दिया मतलब या चांद पे गया, तो बोलेंगे चंदेरी का युद्ध। तो 1528 ईस्वी में इसने कौन सा युद्ध लड़ा? चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध में इसने किसको हराया? मेदिनी राय को। किसको हराया? मेदिनी राय को हराया। इसके बाद जब चांद पे गया तो चांद में इतना खुश हुआ कि घाघरा पहन लिया। तो घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। तो 1529 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? घाघरा का युद्ध। आपको याद रखना है, घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ? बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को इसने जो है वो पराजित कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, बाबर की एक आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। और बाबर की जो आत्मकथा बाबरनामा है, इसको इसने खुद अपने आप लिखा है। इस बात को आपने याद रखना है। किस भाषा में लिखी? ये भी क्वेश्चन आया है, तो बोलेंगे इसको तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और बाबर की इसके बाद क्या हो जाती है? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इस बात को आपने कहाँ पे हो जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। इस बात को आपने याद रखना है। तो इतना ही इस क्वेश्चन से देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, क्योंकि मुगल सल्तनत से ही क्वेश्चन आ रहा था इसलिए यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन ले आया। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अब अपनी वीडियोज़ में कवर करूँ, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर हो सके। तो याद रखना, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो अकबर है उसने तीर्थ यात्रा कर की बात हो रही है। इसने तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है। तो एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ,
और उस ट्रिक का नाम है आपका दातीज। लेकिन उससे पहले आप याद रखेंगे तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति है वो अकबर के द्वारा 1563 में की गई थी। याद रखता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, बार बार ये आपको पेपर में काम आने वाले। ट्रिक का नाम है दातीज। दा से बोलेंगे दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने 1562 में। सीधा क्वेश्चन आता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, तो बोलेंगे 1562 में अकबर ने क्या किया था, दास प्रथा का अंत। अच्छा, तीज से बोलेंगे 63 में किया था आपका तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। और जौ से बोलेंगे आपका 1564 में की थी जजिया कर की समाप्ति। तो जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में। इस बात को आपने डिटेल से याद रखे जाना है, यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 1562 में क्या किया, दास प्रथा का अंत किया, 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, और 64 में जजिया कर को समाप्त किया। अच्छा, इसके द्वारा जो है वो फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना की गई। तो अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी की जो इसने स्थापना की, उसको अपना गुजरात विजय में इसने किया। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय में किसने बुलंद दरवाज़ा बनाया, तो ये अकबर के द्वारा बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फतेहपुर सीकरी की अगर मैं बात करूँ तो इसको बनाया इसने 1571 में। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था 1571 में। अकबर ने जो इबादत खाने की स्थापना भी की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1579 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दीन ए इलाही की घोषणा। दीन ए इलाही का मतलब था कि सभी धर्मों के लिए क्या था, सभी धर्मों के लिए यहाँ पे क्या था, जो है वो समान रूप से यहाँ पे दीन ए इलाही बनाया गया था। तो सामंजस्य जो है वो सभी धर्मों के बीच वो धर्म प्रवर्तित किया सभी लोगों के लिए। तो याद रखना, जिसके लिए दीन ए इलाही, इसको तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582। सीधा क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, अकबर की बात हो रही है। अकबर की बात करें तो अकबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, और अकबर और महाराणा के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जो कि सीधा टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। तो 1576 ईस्वी में, तो 1576 ईस्वी में, जून 1576 ईस्वी में, आप एग्जैक्ट याद रख लो, सीधा क्वेश्चन अगर टेट में आता है तो जून 1576 ईस्वी में क्या होता है, आपने याद रखना है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में कब लड़ा गया, 1576 ईस्वी में, जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर का जन्म टेट में बहुत बार आ रहा है। अकबर का जन्म देख लो मेरे भाई, 15 अक्टूबर, एग्जैक्ट पूछा जा रहा है 1542। तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा विरसाल के महल में, तो राणा विरसाल होते थे, उनके महल में अमरकोट में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। किसका जन्म, अकबर साहब का जन्म हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, मुगल वंश का वो शासक जो अनपढ़ था, तो अनपढ़ या निरक्षर था, जिसको ज्ञान नहीं था अक्षरों का, तो वो थे आपके अकबर। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हर एक बात आपको याद रखनी है, हर एक बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। एक एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ से हर एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, अकबर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है अकबरनामा या आईने अकबरी। ये किसने लिखी, तो अकबरनामा या आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल, इसने लिखी थी अबुल फजल। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो आज के लिए यहाँ से इस क्वेश्चन से इतना ही। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था। विच अमेंडमेंट वाज द फर्स्ट मेड टू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट डिफेक्शन इन इंडिया। देखिए, जो दल बदल होता है, डिफेक्शन जो होता है, यहाँ पर क्या बोला था, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत जो है वो दल बदल को रोकने के लिए लाया गया था, तो वो लाया गया था भारत में 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, बोलेंगे भैया दल बदल से संबंधित है। फिर बोलेंगे कौन सा, कब आया था ये, तो सीधा सीधा आपको याद रखना, ये आया था 1952 में, 1985 में। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में आता है। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, ये भी क्वेश्चन कल के लिए पूछा जा सकता है, तो बोलेंगे 1985 में हुआ। और आपको याद रखना है भारत की वो कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल की बात की गई है, तो दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो 10वीं अनुसूची है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। हर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। जितना ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी दे सकता है, यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन दिया है। तो 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये होता है 1978 में।
ये 1978 में होता है। और अगर बात करें 1978 के संविधान संशोधन की, तो इस संविधान संशोधन में क्या होता है कि एक मौलिक अधिकार को, एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया जाता है, और वो फंडामेंटल राइट था संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार बनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और संपत्ति का एक मौलिक अधिकार हटाकर उसको किस में डाला जाता है, 301 में डाला जाता है। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर क्या बनाया जाता है, लीगल राइट बनाया जाता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को इसी संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया जाता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम 42वां पीछे भी पढ़ सकते थे, अब 42वां का भी सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत मजा इन सीरीज में, इन वीडियोज़ में आने वाला है, आप इनको लगातार देखते रहिए। मैं बोल रहा हूँ बहुत मज़ेदार ये वीडियोज़ होने वाली है। 42वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो अगर बात करें 42वें संविधान संशोधन की, तो ये पारित हुआ था 1976। अगर बात करें 42वें संविधान संशोधन की, तो इसे भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान का लघु संविधान, किस संविधान संशोधन को भारत के कहा जाता है? तो बोलेंगे आपके 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी सर जाना जाता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये बात आप डिटेल से समझ गए, अच्छा ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, बात करें 42वें संविधान संशोधन की, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या हुआ? तो इस संविधान संशोधन के तहत भारत की जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, याद रखना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 नए शब्द जो भारतीय संविधान में जोड़े गए, वो किस संशोधन के तहत जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 नए शब्द जो जोड़े गए थे, वो भारतीय संविधान में जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य, इसी के तहत जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य, कितने, वैसे तो 11 मौलिक कर्तव्य, लेकिन 10 मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य अलग है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में रशिया से जो 10 मौलिक कर्तव्य लिए हैं वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो बोलेंगे 1976 का आपका 42वां संविधान संशोधन जो होता है उसी के तहत इनको भी जोड़ा गया, ये भी आपको याद रखना है। इस संविधान संशोधन को कई बार इंदिरा गांधी द्वारा इसको पारित किया गया था, तो इसको इंदिरा गांधी संविधान भी कहा जाता है। तो हर एक बात आपको याद रखनी है। इसी के तहत जो है वो कुछ परिवर्तन, जैसे कि 39 का ए जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, 43 का ए जोड़ा गया, आपका 48 का ए जोड़ा गया। और मैं बात कर रहा था 10 मौलिक कर्तव्य की, तो भारतीय संविधान में जो खाली अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों की बात करता हूं, तो मौलिक कर्तव्य 51 के ए और भाग 4 में आते हैं। तो भाग 4 और 51 के ए में क्या आता है, मौलिक कर्तव्य आते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। बहुत ही डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं और हर एक बात आपको याद रखनी है। चलो जी, अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में काम आने वाला। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बात हो रही है चिपको आंदोलन की। अगर बात करें चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन होता है आपकी उत्तराखंड से, उत्तराखंड राज्य से। इस बात को आपने डिटेल से याद रखा कि उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यही नहीं रुकेगा, वो पूछेगा कि कब शुरू हुआ, ये भी बता दीजिए। तो ये शुरू हुआ था 1973 में, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड से शुरू हुआ, तो उत्तराखंड के किस जिले से हुआ? तो उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ। और चमोली जिले में अगर गांव अंदर जाके पूछा जाए तो मंडल गांव से हुआ था। अच्छा, चिपको आंदोलन को ना एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन को ना गले लगाओ आंदोलन भी कहा जाता है। तो भारत के किस आंदोलन को गले लगाओ आंदोलन कहा जाता है? तो ये जो है वो गले लगाओ आंदोलन भी इसको कहा जाता है, चिपको आंदोलन को। क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य जो था इस आंदोलन का, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता होगा। तो इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो वनों की कटाई को रोकना था, ये सबसे बड़ी बात थी। इसका जो नेतृत्व किया था, बहुत बार इसके नेता पूछी जाते हैं कि जो चिपको आंदोलन है उसके नेता कौन कौन थे? तो चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी क्या थे? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक बात आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाने जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, बहुत कुछ इस क्वेश्चन से बनने वाला है। क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो की बात करें, नाटो की जो स्थापना है वो सन 1949 हुई। लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल, ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है।
क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि स्थापना एग्जिट बताइए कब हुई, तो बोलेंगे 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वो थे 12। जब ये बना था नाटो तो इसके संस्थापक सदस्य देश 12 थे, इस बात को आपने याद रखना। लेकिन कुल देश जो अब हो चुके हैं वो 32 देश हो चुके हैं। तो कुल देश इसमें 32 हो चुके हैं नाटो में, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में 32 देश है, लेकिन जब बना था 4 अप्रैल 1949 को तब 12 देश थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं आता, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। नाटो से पूछा है तो नाटो का जड़ उसको खंगोल लीजिए। ये यूथ अध्ययन है, ये इमोशन है उन बच्चों का जो टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका टेट मेरी जिम्मेदारी है। आप गारंटी विद श्योरिटी के साथ जीके अगर मेरे चैनल से, साइकोलॉजी अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, इस बार इंग्लिश लाने का भी प्रयास करूँगा, तो आप बिल्कुल बेचिंत हो जाइए। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत डिटेल से मैं आप क्लियर कराने वाला हूँ, आप बेचिंत हो जाइए। बहुत मज़ेदार क्लास यहाँ पे होने वाली है। तो संस्थापक सदस्य 12 थे। हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहीं पर है मुख्यालय। किसका मुख्यालय है, तो याद रखना नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इस बात को आपने याद रखना है। और नाटो में जो 32 देश है, अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि 32वां देश 2024 में जो पिछले साल बना वो कौन बना। तो नाटो का जो 32वां देश है वो कौन बना था, स्वीडन बना था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नाटो जो है वो नाटो के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो नाटो के प्रमुख है मार्क रूट है। एक वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर। ये है हमारी यूथ अध्ययन जो आपको पढ़ाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। नाटो का जो पूरा नाम है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, एक बार नोट करेंगे, मैं लिखने की कोशिश करूंगा। नॉर्थ अटलांटिक, बहुत जल्दी पेन लाने का भी प्रयास करूंगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये पूरा नाम है किसका, नाटो का। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा क्या है। अच्छा, बात करें चीन की मुद्रा की। चीन की मुद्रा है 2, एक तो है रेनमिनबी। अगर रेनमिनबी नहीं दी होगी तो क्या होगी भाई, दी हुई युआन भी है और आपकी रेनमिनबी है, दोनों आपको याद रखना है। अच्छा, रुपया किस देश की मुद्रा है, तो हमारे देश भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। लेकिन भारत के अलावा आपका इंडोनेशिया में रुपया चलता है, आपका पाकिस्तान में रुपया चलता है, नेपाल में रुपया चलता है, श्रीलंका में रुपया चलता है, आपका मॉरिशस में जो है वो क्या चलता है, रुपया। तो इन देशों में क्या चलता है, रुपया चलता है। तो उसी प्रकार अगर बात करता हूँ मैं डॉलर, आपका यूएस डॉलर आपने सुना होगा। डॉलर आपका कनाडा जो है वो डॉलर चलाता है, यूएस जो है वो आपका वो अमेरिका जो है वो डॉलर चलाता है। आपका बहुत सारे देश है जो डॉलर में जो बिज़नेस करते हैं, डॉलर उनका व्यापार है। हांगकांग है, ताइवान है, ये सारे देश क्या चलाते हैं, डॉलर चलाते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो टोक्यो देश है, जापान देश है, उसकी मुद्रा का नाम क्या है, तो जापान देश की मुद्रा का नाम है येन। क्या नाम है, येन। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चन जब शुरू किया है तो बहुत सारे देशों की मुद्रा देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश, कि बांग्लादेश जो है उसकी मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश जो है उसकी मुद्रा का नाम है टका। तो बांग्लादेश जो है उसकी मुद्रा का नाम टका है। और कभी कभार ना बांग्लादेश की राजधानी पूछी जाए तो बहुत आसान है, टका ने दिया ढाका, तो ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है, और टका क्या है, यहाँ की मुद्रा है। अच्छा, ये बात आप समझ गए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है थाईलैंड की कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल का नाम है बैंकॉक। राजधानी का नाम थाईलैंड की क्या है, बैंकॉक। लेकिन यहाँ की मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, बेहत क्या है, थाईलैंड की मुद्रा है। ये बात टेट परीक्षाओं के लिए अपने माइंड में याद रख लेना। एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रूस की मुद्रा का नाम क्या है, सबसे चर्चित क्वेश्चन। तो रशिया देश की मुद्रा का नाम है रूबल। तो रशिया देश जो है उसकी मुद्रा का नाम रूबल है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि जो बेल्जियम देश है वहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो फ्रैंक। राजधानी मैंने अभी बता दी, बेल्जियम की मुद्रा का नाम है, कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स, और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो है क्या, फ्रैंक। इस बात को आपने याद रखना। भूटान की बता दो भाई, भूटान की बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान की है थिम्पू, क्योंकि हमारा पड़ोसी और पता होना चाहिए। थिम्पू यहाँ की राजधानी है, और न्यूगल ट्रम्प क्या है यहाँ की मुद्रा। तो भूटान देश की मुद्रा का नाम क्या है, न्यूगल ट्रम्प या न्यूल ट्रम्प है भाई, माफ़ी चाहूँगा, न्यूगल नहीं है, नगुल ट्रम्प है, नगुल ट्रम्प। तो नगुल ट्रम्प क्या है, तो नगुल ट्रम्प मुद्रा है कहाँ की, भूटान की मुद्रा है। अच्छा, एक और बता दीजिए,
और क्या बताना पूछ रहे हो, तो आइए मेरे साथ मैं बताता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात टेट परीक्षाओं में 4 बार पूछा गया क्वेश्चन कि मुद्रा, तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम, जिसको आप यूएई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें आपकी, एक और बता दीजिए सर, इराक देश की, तो इराक देश की मुद्रा का नाम है दिनार, और तुर्की देश की मुद्रा का नाम है लीरा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी आई हो, वीडियो पसंद लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।